Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fine, safe and healthy at home. I am your educator from Commerce Zone. Myself Sengundar Sulakshna and I will be teaching you economics and BA. So students, today we are here to see standard 12th economics chapter number 2 economic growth and development. So students, as you all know, we have already seen many parts of this chapter. So today we are here to see the part of the chapter. So students, as usual, before starting any new content, we are always seeing a short summarization of the previous portion. Means previously on the previous video what we have seen, we are always seeing a short summarization on that topic. So previously हमने क्या देखा? So previously हमने जो है नेशनल इनकम के जो लिमिटेशंस है उसके बारे में देखा, उसके 3 पॉइंट्स को डिटेल में देखा, फिर पर कैपिटा इनकम का एक पैराग्राफ डिटेल में देखा था. अगर उस टॉपिक में कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, इवन आपको कुछ याद ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी हम एक छोटा सा समराइजेशन देख लेंगे प्रीवियस वीडियो का ताकि आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन विद द शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द प्रीवियस पोर्शन इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर फ्रॉम द पार्ट दैट वी हैव सीन ऑन द प्रीवियस वीडियो. तो अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम, अगर हम बात करें नेशनल इनकम की इंडिकेटर के बारे में, इसकी सारी एडवांटेजेस को तो हमने देखा था. बट लिमिटेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट लिमिटेशन इसका है कि नॉट पॉसिबल, डिफिकल्ट इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम. हम नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए पूरे कंट्री में जितने पॉपुलेशन है सब लोगों का जो है इनकम क्या है ये चीज़ के बारे में मानना पड़ता है. सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम बढ़ जाता है तो इकोनॉमिक बढ़ गया ऐसा हम बोल नहीं सकते. क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर इनकम बढ़ता है तो वो नेशनल इनकम बढ़ा है तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, क्या हमारा क्वालिटेटिव चेंजेस आए, ये सब चीज़ें हमें बताता नहीं है. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या करता है? सारे चीज़ों पे ध्यान देता है. अब नेशनल इनकम को काउंट करते वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है. ये प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? मेजर्स प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो डबल काउंटिंग यानी एक ही चीज़ का दो अलग अलग जगह पे काउंट करना. जैसे हमने एक डब्बे का एग्जांपल देखा, एक डब्बा बनता है तो ढक्कन एक जगह बनता है और उसका नीचे का चीज अलग जगह बनता है. कार के एग्जांपल ले लो, टायर एक जगह बनता है, सीट एक जगह बनता है. अब टायर वाला टायर बनाने का खर्चा अपना इनकम में दिखा रहा है और वही टायर का जो ये है उसको कैलकुलेट करके उसका प्राइस वाला कार का इनकम एक जगह दिखता है. तो डबल काउंटिंग हो जाता है. सेकेंड, इसके बाद अगर हम बात करें डबल काउंटिंग के बाद टैक्स इवेशन एंड टैक्स अवॉइडेंस. कुछ लोग जानबूझ के टैक्स भरते ही नहीं है, आवक आता है वो दिखाते ही नहीं है. सेकंड, जो आवक आता है उसको गलत तरीके से कहीं ना कहीं चैरिटी में करते हैं ऐसा दिखाते हैं, बट सीरियसली उतना चैरिटी नहीं करते. 10,000 का चैरिटी देंगे और 1 लाख का बिल ले लेंगे. तो इस तरीके का टैक्स इवेशन भी किया जाता है. इसके अलावा हम बात करें इलीगल इनकम, कंट्री में कितने सारे इलीगल इनकम है जो कभी काउंट अप में आता नहीं है. उसके बाद हम बात करते हैं तो इलिटरेसी, लोगों को पता ही नहीं होता है कि नेशनल इनकम का मतलब क्या है, वो टैक्स भरने से क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं और क्या नहीं होते. सो इस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जाता है. नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं टैक्स अवॉइशन, इवेशन, अवॉइडेंस, इवेशन, ये सब के बाद तो जॉब. इंसान 1 से 2 जगह पे काम करता है तो उसकी 2 सैलरी आता है, बट लीगली उसका एक ही सैलरी माना जाता है. फॉर एग्जांपल टीचर्स ले लो, स्कूल में जॉब करते हैं, ट्यूशंस करवाते हैं, तो अगर इनको सैलरी अकाउंट है तो इनका सैलरी सिर्फ स्कूल में से जो आता है वही माना जाता है. एक्स्ट्रा वो ट्यूशंस जो करवाते हैं उसकी पैसे नेशनल इनकम में गिनता नहीं है. तो इस तरीके से यहाँ पे जो है काउंटिंग कुछ चीज़ों की छूट जाती है. तो हमारा जो भी नेशनल इनकम आता वो ट्रू है ऐसा हम कैसे माने? इसलिए हम नेशनल इनकम को कभी भी एक मेजरिंग रॉड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मान नहीं सकते. नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा वो था पॉपुलेशन के बारे में. आप लोगों को पता है कि हर एक जगह पे पॉपुलेशन का मैटर जो है वो इम्पोर्टेंटली माना जाता है. विदाउट पॉपुलेशन हम नेशनल इनकम को ही खाली गिन के हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ ये चीज़ें बता नहीं सकते. अगर हम बात करते हैं नेशनल इनकम की तो
वो पॉपुलेशन के साथ जुड़ा, इसलिए हमें कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का भी यहाँ पे पता होना चाहिए, बट यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान दिया नहीं जाता। अब जितना पॉपुलेशन बढ़ता है उसके हिसाब से नेशनल इनकम हर साल बढ़ता जा रहा है, तो वो एक पॉजिटिव है ऐसा माना जाएगा। बट जितना पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है उसके सामने अगर नेशनल इनकम घटता जाता तो वो एक नेगेटिव इनकम है ऐसा माना, इम्पैक्ट है ऐसा माना जाता है। तो डेवलपमेंट यहाँ पे नेगेटिव हुआ ऐसा हम कंसिडर करेंगे। बट हम पॉपुलेशन को कंसिडर ही नहीं करते तो हम कैसे एक नेशनल इनकम को इंडिकेटर के रूप में मान सकते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन माना जाता है। सो सेकेंड पॉइंट जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसा माना गया है। इसके बाद थर्ड हमने देखा, थर्ड हमारा टॉपिक था नेशनल इनकम की बात करें तो इसके जो मेथड्स होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। आपको पता है हर एक इंडिकेटर को कैलकुलेट करने का एक मेथड होता है। इवन आपके प्रीवियस ईयर यानी 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था नेशनल इनकम को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 डिफरेंट मेथड माना जाता है। एक है इनकम, दूसरा है प्रोडक्शन एंड थर्ड है एक्सपेंडिचर। तो ये तीनों जो है अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और तीनों में जो फैक्टर्स है ये भी अलग इंडिकेट किया जाता है। तो तीनों का एक अलग इंपॉर्टेंस है ऐसा माना जाता है। अब हर एक कंट्री सेम मेथड यूज करता हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। हर एक कंट्री अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है मेथड यूज करता है। इसका मतलब हर एक कंट्री अलग अलग मेथड यूज करता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर हमें 2 या 3 कंट्री का कंपैरिजन करना है तो ये कैसे पॉसिबल है, वहां पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि उसने कौन से मेथड से कैलकुलेट किया। अगर एक ने प्रोडक्शन से किया और एक ने इनकम किया और दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें तो रिजल्ट कैसे सेम आएगा, उसका रिजल्ट जेन्युइनली सही माना नहीं जाएगा। इवन आप इंडिया की बात करो, इंडिया की नेशनल इनकम है उसको आप प्रोडक्शन से भी गिन के देखो, इनकम से भी गिन के देखो और एक्सपेंडिचर, तीनों का रिजल्ट अलग आएगा, एक भी रिजल्ट सेम नहीं आएगा क्योंकि तीनों में जो फैक्टर्स कंक्लूड किया जाता है वो अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से हर एक कंट्री अपने कंट्री के हिसाब से जो है फैक्टर्स को कंक्लूड करता है। तो यहाँ पे जो है अलग कंट्री का कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। तो इंटरनेशनल कंपैरिजन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है यहाँ पे नेशनल इनकम इंडिकेटर में, ये माना जाता है। सो ये थे 3 लिमिटेशन नेशनल इनकम के बारे में। इसके बाद हमने ये देखा ग्रोथ इंडिकेटर ऑफ पर कैपिटा इनकम जो कि तुम्हारा सेकेंड इंडिकेटर है ऐसा माना जाता है। तो ग्रोथ इंडिकेटर ऑफ पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या, पर कैपिटा इनकम जो है वो जो है ग्रोस हमारा जो नेशनल इनकम आता है उस नेशनल इनकम को अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते तो जो एवरेज अमाउंट आता है पर हेड, एक इंसान के सिर पे जो एवरेज अमाउंट आता है उसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। इसमें पॉपुलेशन को कंसिडर किया जाता है। सो यहाँ पे पॉपुलेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, पॉपुलेशन जितना हो उस हिसाब से पर हेड उनका एवरेज माना जाता है। यहाँ इसको जो है नेशनल इनकम से एक सुपीरियर इंडिकेटर माना जाता है। अगर बात नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर की आती है तो पर कैपिटा इंडिकेटर को थोड़ा इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन को भी कंसिडर किया जाता है। अब ये कैसे कर सकता था, इसका एक एग्जाम्पल हमने देखे। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया एक कंट्री का नेशनल इनकम है और वहाँ का पॉपुलेशन 10,000 है, तो हम अगर 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 यानी नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय जो है पॉपुलेशन करेंगे तो पर इंसान एवरेज 10 रुपया आता है। तो एक इंसान का पर कैपिटा इनकम कितना हुआ, 10 रुपया हुआ ऐसा माना जाएगा। इवन यहाँ पे ये देखा जाता है अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता है एक लॉन्ग पीरियड तक तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज हुआ ये माना जाएगा। पॉपुलेशन के साथ साथ अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा तो वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है ऐसा माना जाएगा। सो यहाँ तक का टॉपिक आज हमने डिटेल में देखा। सो स्टूडेंट्स आई होप दैट आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो आज हम क्या देखने वाले, तो आज हम देखने वाले हैं जो पर कैपिटा का रिमेनिंग फॉर्म है और उसका जो टेबुलर एक्सप्रेशन है इसको देखेंगे और हो सका तो एक लिमिटेशंस भी देख लेंगे। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस मूव ऑन विद अ लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द today's or current topic from the textbook so that you can easily get up the things in a very easy manner. So now let us move on with the line to line explanation from the current topic.
So students, after seeing a short summarization of the previous portion, now we are here with the today's content. So last time हमने पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ रेट है एज एन इंडिकेटर, उसके बारे में एक पैराग्राफ डिटेल में देखा था। इवन उसके रिलेटेड बहुत सारी अच्छी चीज़ें जानी थी। तो आज हम उसके आगे का पोर्शन देखेंगे, यानी सेकेंड पैराग्राफ से स्टार्टअप करेंगे। एज यूजुअल मैं रीड करूँगी, आप लोगों को सुनना है, फिर वो चीज़ को मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। सो now let us move on with the line to line explanation from the textbook. If the country's per capita income rises at a faster rate, development is said to be faster. If the per capita income grows at a slow rate, development is slow. If per capita income is constant, there is a stagnation, and if per capita income falls, development is negative. तो कोई भी कंट्री का अगर पर कैपिटा इनकम बहुत जल्दी आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा तो वो हमारे लिए डेवलपमेंट कैसा माना जाएगा? फास्ट डेवलपमेंट माना जाएगा। वही अगर पर कैपिटा इनकम एक स्लो रेट में आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा तो वो डेवलपमेंट हमारे लिए स्लो है ऐसा माना जाएगा। अगर आपका जो पर कैपिटा इनकम है वो कांस्टेंट हो जाता है, या ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, एक ही लेवल पे हर साल एक ही चीज़ आता जा रहा है, तो वो स्टैग्नेंट हो गया ये माना जाता है। बट अगर नेशनल पर कैपिटा इनकम अगर गिर रहा है तो ना बढ़ रहा है, ना धीरे धीरे बढ़ रहा है, ना फास्ट बढ़ रहा है, ना स्टैग्नेंट हुआ बट धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वो डेवलपमेंट हमारे लिए नेगेटिव है ऐसा माना जाएगा। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द फर्दर पोर्शन। The ultimate objective of economic development is to improve the standard of living of the people and to raise the human development, for which the best indicator is per capita income. If development does not improve the standard of living of the people in real sense, it cannot be called as development. Hence, per capita income increases, leading to physical betterment of the people is considered to be a good indicator. Rise in per capita income improves physical welfare of an individual, and hence it is the real indicator of economic development. Economic development का ultimate यानी सबसे फिनिशिंग यानी अंतिम ऑब्जेक्टिव क्या है और इम्पोर्टेंट मेन फाइनल ऑब्जेक्टिव किस लिए हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते, तो वो हम सिर्फ इसलिए चाहते हैं ताकि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम बढ़ा पाए, उसके साथ ह्यूमन डेवलपमेंट को हम बढ़ा पाए। हम जितना ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं वो जितना बेस्ट इंडिकेटर बनता है, उतना पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, उतना वो हमारे लिए बेस्ट बनता जाएगा। तो उसके लिए बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है? तो पर कैपिटा इनकम में ऐसा माना जाएगा। इवन डेवलपमेंट अगर इम्प्रूव नहीं कर रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को तो सही सेंस में वो डेवलपमेंट माना जाएगा। अगर कंट्री डेवलप हो रही है और लोगों के बीच में गरीबी है, लोगों की जीने की तरीके में आज भी प्रॉब्लम है, यानी लोगों को खाना पीना अच्छा नहीं मिल रहा है, कपड़े नहीं मिल रहे, नौकरी नहीं मिल रही, तो फिर ये कहाँ की डेवलपमेंट है ऐसा माना जाता है। इसलिए पर कैपिटा इनकम जितना इंक्रीज होता है वो क्या करता है, उतना ही फिजिकल बेटरमेंट के लिए लोगों को ले जाता है, इसलिए इसको एक गुड इंडिकेटर माना जाता है। अगर पर कैपिटा इनकम में इम्प्रूव होता है तो जो है लोगों की कल्याण में भी ज़्यादा इम्प्रूव होता हुआ नज़र आता है। एक एक इंडिविजुअल का फिजिकल और लाइफ जो है वो बढ़ता और अच्छा होता नज़र आता है। इसलिए रियल इंडिकेटर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में माना जाता है वो पर कैपिटा इनकम है ऐसा माना जाता है। सो अब एक यहाँ पे टेबल दिया है वर्ल्ड बैंक ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, वर्ल्ड बैंक और इकोनॉमिक सर्वे 2015 और 16 में ये सर्वे किया था, उसका एक यहाँ पे रिजल्ट दिया है। सो फर्स्ट कॉलम कंट्री का है, कंट्री में नॉर्वे है, अमेरिका है, श्रीलंका है, चाइना है, इंडिया है एंड पाकिस्तान है। पर कैपिटा इनकम अगर नेशनल इनकम के हिसाब से देखे या परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखे 2040 में यूएस डॉलर में यहाँ पे दिया गया है तो नॉर्वे का 64,992 है, अमेरिका का 52,947 है और श्रीलंका का 9,779 है, चाइना का 12,000
547 है और वही इंडिया का 5497 है। सो पाकिस्तान का 4866 है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो लोगों की परचेज कितने तक खरीदी कर सकते, तो एक इंसान 64,000 तक खरीदी कर सकता है नॉर्वे में, वही एक इंसान पाकिस्तान में सिर्फ 4,000 तक खरीदी कर सकता है। तो आप ही डिफरेंशिएट समझ लो, उसके पास कितने पैसे होंगे, उसकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा हो जाएगा और इसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कितना होगा। अब अगर परसेंटेज ग्रोथ की बात करते तो नॉर्वे में सिर्फ 1.1% देखा गया, अमेरिका में 1.6 देखा गया और श्रीलंका में 3.5, चाइना में 6.7 देखा गया और इंडिया में 6.0 और पाकिस्तान में 2.6 का जो है इंक्रीमेंट देखा गया है। सो ये टेबल से हमें ये पता चलता है कि कई देश ऐसी है जहाँ लोगों को कितने हाई लेवल तक परचेसिंग पावर का होता है और कई देश ऐसी है जिसमें हमारे और जो चाइना के बीच का डिफरेंशिएट देखें तो 0.7 का डिफरेंशिएट है, यानी डेसिमल पॉइंट का डिफरेंट है। फिर भी वहाँ के लोगों का 12,000 तक का खरीदी का परचेसिंग पावर है और हमारा सिर्फ 5,500 तक का ही माना जाता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमें क्लियर करता है कि तुम्हारे पास जितनी चीज़ें होंगी उस हिसाब से आप परचेसिंग करोगे, यानी आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस चीज़ से अच्छे से पता चल जाता है, इसलिए इसको एक रियल इंडिकेटर माना जाता है। सो नाउ लेट अस सी द टैबुलर expression. It can be seen from the table that the per capita income of India is 2014 in 2014 on the basis of purchasing power parity is 5,497 USA dollar, which is lower than Norway, USA, China and Sri Lanka. Compared to Norway, India's per capita income is 11 to 12 times lesser and hence Norway growth is said to be higher than India by 11 to 12 times, but the growth of per capita income is higher in India and hence the rate of development is faster. So अगर हम ये टेबल को देखेंगे तो ये टेबल को देखने से हमें इंडिया के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, आपको पता चल जाता है डॉलर में 5,497 जो है ये माना जाता है। तो हमारा परचेसिंग पावर डॉलर के हिसाब से 5,497 ही माना जाता है, जो नॉर्वे से बहुत कम है, जो कि नॉर्वे, यूएसए, फिर श्रीलंका और चाइना, ये सबसे हमारा जो है परचेसिंग पावर कम है। बट अगर इंडिया का पर कैपिटा इनकम देखें नॉर्वे के कंपैरिजन में तो वो 11 to 12 टाइम लेसर है, ये माना जाता है। बट हमारा जो ग्रोथ है, अगर आप ग्रोथ रेट देखो तो नॉर्वे का सिर्फ 1 है और हमारा 6 है, इसका मतलब हमारा 11 to 12 टाइम ग्रोथ रेट हाइयर है, ये हमें देखने को मिलता है। भले हमारा परचेसिंग पावर नहीं है बट हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ता जा रहा, जो कि फ्यूचर में हमें भी परचेसिंग पावर के साथ साथ डेवलप्ड होने का बहुत सारे चांसेस है, ऐसा यहाँ पे दिखता है। ये हमें ये टेबुलर एक्सप्रेशन से पता चलता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन विद द फर्दर पोर्शन in the further video. So limitation, per capita income as an indicator has following limitation. हर एक चीज़ का इकोनॉमिक में एक चीज़ हमेशा याद रखने का, एक चीज़ का एडवांटेजेस जितना बताया जाएगा उतना ही उसका कहीं ना कहीं लिमिटेशंस भी होता है। सो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम का क्या लिमिटेशन है ये अब हम देखेंगे। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द लिमिटेशन ऑफ द पर कैपिटा income. Only estimates the national income of the economic is calculated almost every year and hence we get almost a correct data, but the population of the country is not calculated every year. In India, population census is taken once in 10 years, hence only an approximation is taken for all other years. So per capita income is not acquired correctly. So अगर हम नेशनल इनकम की बात करते तो नेशनल इनकम में हमने सबसे बड़ा बैरियर क्या देखा था, पॉपुलेशन के बारे में। बट नेशनल इनकम हम क्या करते हैं, हर साल कैलकुलेट करते हैं, हर साल हमें उसका करेक्ट डेटा मिलता है और हर साल हम उसका कैलकुलेशन करके उसका आंसर देना करते। बट अगर हम पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री की बात करते, इंडिया जैसे कंट्री की बात करो तो हर साल हम उसको क्या सेंसस काउंट अप करते नहीं करते, 10 साल में एक बार करते। तो 10 साल में एक बार जो डेटा हम कलेक्ट करते वही 10 साल तक चलाते। तो यहाँ पे जो 1 लाख था वो 1,10,000 में बांटा गया, फिर एक बार 1,20,000 आया नेशनल इनकम, उसको भी 10,000 में। क्यों? वो 1 साल के अंदर पॉपुलेशन भी तो बड़ा होगा, ये चीज़
ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। तो यानी हम क्या करते हैं, हमारा जो भी आंसर आता है पर कैपिटा इनकम में वो सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्सीमेट के हिसाब से आता है। क्यों? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन हर साल कैलकुलेट किया नहीं जाता। तो उसके ऊपर हम जो भी नेशनल इनकम का जो डेटा हम कैलकुलेट करेंगे, नेशनल इनकम तो करेक्टली हर साल गिना जाता है, बट पॉपुलेशन हर साल गिना नहीं जाता। एक साल गिन लेते, 10 साल तक वही रखते जाते, बट नेशनल इनकम चेंज होता रहता, बट ये कांस्टेंट चलता रहता। तो हम वहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट जो है गिनती लेके चलते, तो हमारा वहाँ पे जो भी इनकम डेटा एक्वायर करते वो करेक्ट है, ऐसा कैसे हम मान सकते। चलो 10,000 गए साल पॉपुलेशन था, इस साल उसका 2,000 या 1,000 तो बड़ा होगा, चलो 1,000 नहीं 100 तो बड़ा होगा, तो वो 100 का क्या, उस 100 का कोई पर कैपिटा इनकम नहीं, उसका भी तो होना चाहिए, तो उसको करेक्ट कैलकुलेशन बोला जाएगा ना, उसका करेक्ट आंसर बोला जाएगा ना। इस तरीके से ये चीज़ को यहाँ पे जो है पूरा तरीके से हटा दिया जाता है। So second point, difficulty in the calculation of national income and per capita income. Already we have seen the difficulty in calculating national income. In the same way, whether per capita income should be at correct price or constant price, and their relative difficulties makes it difficult to know the real situation. यहाँ पे जैसे हमने नेशनल इनकम में देखा, उसमें जैसे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, उसी तरीके से यहाँ पर कैपिटा इनकम में भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वहाँ पे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस आउट करना पड़ता है। याद है आपको, डबल काउंटिंग, टैक्स इवेशन, टैक्स अवॉइडेंस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। उसी तरीके से पर कैपिटा इनकम में भी ये चीज़ देखा जाता है। हमें यहाँ पे प्राइस कंसिडर करना पड़ता है, तो वो प्राइस कॉन्स्टेंट होगा, यानी जो हर साल एक मैथ्स का एग्जांपल करते हम करते हैं ना, सपोज 100 ही लेते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। वैसे ही एक बेस प्राइस होता है और एक कांस्टेंट प्राइस होता है। करंट प्राइस को लेना है कि हमेशा हमने जो कांस्टेंट प्राइस रखा है उसको लेना, ये चीज़ का यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते तो रिलेटिवली डिफिकल्टी, हमें जैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होता है, उसी तरीके से रियल सिचुएशन को जानने के लिए पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने में भी प्रॉब्लम होता है, ये देखा गया है। सो स्टूडेंट्स, ये थे 2 लिमिटेशंस ऑफ द पर कैपिटा इनकम। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने पर कैपिटा इनकम के बारे में और उसकी लिमिटेशन के बारे में देखा। आज का टॉपिक हम यहाँ तक रखेंगे, फर्दर टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक इसमें समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एज यूजुअल अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा समराइजेशन करेंगे जिससे आप लोगों की जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन विद द शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक that we have seen today. स्टूडेंट्स, आई होप दैट आज हमने जो टॉपिक देखा ये आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज हमने पर कैपिटा ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम के बारे में डिटेल में देखा। उसके बाद हमने उसके कुछ लिमिटेशंस और टेबुलर एक्सप्रेशंस को देखा। अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अब एक छोटा सा समराइजेशन देखेंगे। उस समराइजेशन से आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा और इवन जो डाउट्स है वो भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन विद द शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन। अगर हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम के बारे में, तो पर कैपिटा इनकम मतलब नेशनल इनकम जब बढ़ता है उसके साथ पॉपुलेशन बढ़ता है और पॉपुलेशन के साथ साथ पर कैपिटा इनकम भी बढ़ता हुआ नज़र आता है, तो उसको जो है पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑफ पर कैपिटा इनकम माना जाता है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है उसके साथ पर कैपिटा इनकम फास्टली बढ़ता हो तो उसको फास्ट डेवलपमेंट बोला जाता है। वही अगर जैसे पर कैपिटा इनकम स्लो रेट में बढ़ता हो पॉपुलेशन के साथ तो उसको स्लो रेट ऑफ डेवलपमेंट माना जाता है। सेम नेशनल इनकम की तरह अगर पर कैपिटा इनकम एक लेवल पे आके कांस्टेंट हो जाता है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो उसको कांस्टेंट डेवलपमेंट माना जाता है। नेक्स्ट जो है उसका पूरा ऑपोजिट, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, नेशनल इनकम नहीं बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो पर कैपिटा इनकम भी डिक्रीज होगा। अगर पर कैपिटा इनकम डिक्रीज हो रहा है तो उसको एक नेगेटिव इम्पैक्ट माना जाएगा। यूएनओ के हिसाब से अगर आप देखो तो पर कैपिटा इनकम एक बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पॉपुलेशन को भी कंसिडर करता है। डेवलपमेंट के रूप में हम देखते हैं तो हम पर कैपिटा इनकम को बहुत ही अच्छी तरीके से एक बेस्ट ऑप्शन के थ्रू, इंडिकेटर के थ्रू पे मान सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स में। अब
पर कैपिटा इनकम बेस्ट क्यों है, इस चीज़ का रीज़न, फर्स्ट ऑफ ऑल रियल सेंस में अगर नेशनल इनकम बढ़ता है तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, बट पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ रहा है पॉपुलेशन के साथ, इसका मतलब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है, ऐसा हमें पता चलता है। हम क्यों पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी कंट्री ने, कोई भी कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसीलिए करना चाह रहा है क्योंकि वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ पाए, लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी हो पाए, इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो पर कैपिटा इनकम पॉपुलेशन के साथ जब इंक्रीज होता जाता है तो लोगों का जो है रियल सेंस में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर नेशनल इनकम बढ़ रहा है बट लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ रही है तो वो रियल सेंस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होगा। लोग कल भी गरीब थे, आज भी गरीब है, बट सिर्फ नेशनल इनकम बढ़ रहा है तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट माना नहीं जाएगा। इसलिए पर कैपिटा इनकम में लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इवन फिजिकली मेंटली उन लोगों की डेवलपमेंट कितना अच्छे से हो रहा है, उनकी परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है, ये सभी चीज़ों को भी ध्यान में दिया जाता है। इसके लिए हमने एक टेबुलर फॉर्म में एग्जाम्पल देखा जिसके अंदर इकोनॉमिक सर्वे 2015 एंड 16 और जो है हमारा वर्ल्ड बैंक, ये दोनों ने ये सर्वे किया था, उसका एक टेबुलर फॉर्म यानी टेबल फॉर्म हमें दिया गया है जिसमें 2015-16 में 14 के डिटेल्स लिए गए थे। नॉर्वे, यूएसए, श्रीलंका, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ये कंट्रीज़ का यहाँ पे डेटा प्रेजेंट किया गया है। अब ये कंट्रीज़ के परचेसिंग पावर पैरिटी यानी इन लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा इनकम क्या है ये अगर पता करें तो नॉर्वे का जो है 64,000 देखा गया, वही अगर तुम यूएसए की देखो तो 60,000 देखा गया, श्रीलंका का 9,000, चाइना का 12,000 और इंडिया का 5,000 और जो पाकिस्तान है उसका 4,000 देखा गया। अब इनकी रेट ऑफ डेवलपमेंट अगर हम इसकी रेट इंडिकेटर के रूप में रेट में देखें तो नॉर्वे का 1.1 था और जो हमारा यूएसए वो 1.2 था, श्रीलंका जो है 2.6 था, चाइना 6.7 था और इंडिया 6 है और रदर देन दैट पाकिस्तान 2.2। अब इन लोगों की डिफरेंशिएट पे देखें तो नॉर्वे का जो है 64,000 से 62,000 64,000 तक और इंडिया का सिर्फ 5,400 कुछ एग्रीगेट अमाउंट आ रहा है, ये डॉलर में बताया गया। अब ये चीज़ें अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो हमारा इंडिया का जो है नॉर्वे के हिसाब से 11 to 12 टाइम्स कम है, ऐसा हमें नजर आता है। यानी पर कैपिटा इनकम परचेसिंग पावर पैरिटी हमारे लोगों का नॉर्वे के कंपैरिजन में 11 से 12 बार यानी 12 टाइम तक कम है, ऐसा माना जाता है। बट अगर वही हम ग्रोथ रेट की बात करते तो ग्रोथ रेट के अंदर नॉर्वे का सिर्फ 1.1 है तो हमारा 6 है। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा 11 to 12 टाइम फास्टर डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। भले हमारा परचेसिंग पावर रेट कम हो बट हमारा डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट तरीके से हो रहा है, तो एक शॉर्ट टाइम के अंदर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये एक कॉन्फिडेंस हमें देता है। सो यहाँ पे हमने यहाँ तक का जो है टॉपिक पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ इंडिकेटर के हिसाब से देखा। जैसे इकोनॉमिक्स में हर एक चीज़ का बेनिफिट रहता है तो उसका एक जो है लिमिटेशंस भी होता है, तो उसके कुछ 2 लिमिटेशंस हमने डिटेल में देखा। फर्स्ट वन था ओनली एस्टिमेशन। अब ओनली एस्टिमेशन की अगर हम बात करते तो आप लोगों को पता है कि पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए इसको बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है। बट अगर हम पॉपुलेशन की बात करते तो हम इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कब गिनते तो 10 साल की एक बार हम पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं, जबकि हमारा नेशनल इनकम हर साल कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हमारा पॉपुलेशन जो एक साल निकाल दिया जाता है वो 10 साल तक सेम कॉपी अप किया जाता है, बट हमारा नेशनल इनकम टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि हमारा जो नेशनल इनकम है वो तो हर साल अपडेट होता रहता है बट पॉपुलेशन अपडेट नहीं होता, और हम वही सेम पॉपुलेशन 10 साल तक चलाते रहते हैं और 10 साल तक सेम पॉपुलेशन कंट्री में हो ये पॉसिबली नहीं हो सकता।
तो इसका मतलब हमारे इसके अंदर जो रिजल्ट आता है ये पूरा का पूरा एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन है, ऐसा माना जाता है। ये रियल हमारा आंसर नहीं होता। तो फिर सिर्फ एस्टिमेशन लेके हमें क्या मतलब, तो ये रियल इंडिकेटर है ऐसा हम कैसे मान सकते। इसलिए इसका एक लिमिटेशन हम बोल सकते हैं कि ये पॉपुलेशन सिर्फ 10 साल में एक बार गिनता है, जो सिर्फ एक एस्टिमेट माना जाता है। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन काउंटिंग नेशनल इनकम सेम एज पर कैपिटा इनकम। तो आप लोगों ने याद किया होगा, आप लोगों को लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब नेशनल इनकम गिनते हैं उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। डबल काउंटिंग का आता है, टैक्स इवेशन का आता है, इलिटरेसी आता है, 2 जॉब एक इंसान करता है वो आता है, टैक्स अवॉइडेंस का आता है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम हमें जो है नेशनल इनकम गिनते वक्त आता है। अगर नेशनल इनकम का डेटा ही करेक्ट नहीं आया तो पर कैपिटा कहाँ से करेक्ट आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि हमें पर कैपिटा इनकम में भी हमें कुछ चीज़ें कंसिडर करना पड़ता है। यहाँ पे हमें प्राइस कंसिडर करना पड़ता है कुछ चीज़ों का। अब यहाँ पे जो हम प्राइस कंसिडर करते हैं इसे हमें करंट प्राइस यानी इस साल जो प्राइस चल रहा है वो लेना है कि कांस्टेंट एक लिमिटेड प्राइस हमेशा रखा होता है कांस्टेंट, वो लेना है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। सो नेक्स्ट, इसमें भी सेम एज जैसे नेशनल इनकम में हमें कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम्स बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस आउट करना पड़ता है, वैसे ही पर कैपिटा इनकम में भी बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस आउट करना पड़ता है। सो यहाँ तक का टॉपिक हमने डिटेल में देखा था। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप दैट ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो तक आई होप दैट यू ऑल विल बी फाइन, सेफ एंड फिट एट होम। अंटिल दैट, जय हिंद, जय भारत टू एवरीवन।